हेलो एवरीवन। क्या आपने सोचा है कि हम हमारे पेरेंट्स के सिमिलर क्यों नहीं नजर आते? या अगर हमें किसी ने कहा है कि हम मंकीज की प्रजाति है तो हम मंकीज से कैसे बन गए, मंकीज किस तरह से और हम कैसे हैं? हम वेल मैनेज्ड है, वेल डेवलप्ड है, बट मंकीज से तो डिफरेंस है हम, है ना? बट वो कैसे? मंकीज एकदम डिफरेंट, हम बिल्कुल डिफरेंट है, तो फिर हम मंकीज से कैसे आए हैं? चलिए देखते हैं। आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि क्या सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के सिमिलर नजर आते हैं जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, या हमें पता है कि हम रिप्रोडक्शन करते हैं बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। हम ये एंश्योर करते हैं रिप्रोडक्शन से कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्पीशीज को कंटिन्यू रख रहे हैं, हम उस स्पीशीज को बरकरार रख रहे हैं, हमारी स्पीशीज खत्म नहीं होगी। बट अगर वो स्पीशीज खत्म नहीं होगी तो फिर जो मंकीज से जहां तक हम आ गए हैं, अगर तो हमें इतना चेंज क्यों हुआ? इतना चेंज कैसे? जो हमारे पेरेंट्स है, हम तो हमारे पेरेंट्स से आए हैं, फिर भी हम सिमिलर नजर नहीं आते। तो वो सिमिलर क्यों नहीं नजर आते? बिकॉज ऑफ सम वेरिएशंस। तो अगर आपको कहा जाए कि क्या आप अपने पेरेंट्स के सेम दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के सिमिलर होते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन? बिल्कुल नहीं। कहीं ना कोई चेंज जरूर होगा, 100% होगा कहीं ना कहीं कोई चेंज। क्यों होगा? जब भी किसी चीज की कॉपी की जाती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही हैं। तो सेम वैसे ही जब सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एकदम सिमिलर नहीं नजर आ सकते, क्योंकि हम लोग क्या है, हम हमारी कॉपी तो है हमारे पेरेंट की, और हम क्या है, हमारे पेरेंट की एक कॉपी है जिन्होंने रिप्रोड्यूस करके हमें बनाया है। तो हमें सारे फीचर्स भी कहाँ से मिले हैं? हमारे पेरेंट्स से मिले हैं। कुछ हमें हमारी मदर से मिले हैं, कुछ हमें हमारे फादर से मिले हैं। जब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तभी तो हम बने। तो ये जो कॉम्बिनेशन था ना, वहीं पर कुछ चेंज था। अब वो चेंज क्या था तो हम देख लेते हैं एक बार कि वो चेंज क्या है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? एग्जैक्ट कॉपीज बना सकते हैं क्या हम लोग? तो हम एग्जैक्ट कॉपीज बिल्कुल नहीं बना सकते। क्या आपके जैसा और कोई आपको नजर आता है सिमिलर कि भाई ये मेरे जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हमारे पेरेंट्स के सेम नजर आ रहे हैं क्या? इफ आई एम अ फीमेल तो क्या मैं अपनी मदर की तरह दिख रही हूँ? इफ यू आर अ मेल और फीमेल वट एवर, तो क्या आप अपने फादर या मदर की तरह नजर आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम उनकी तरह बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। हाँ, कुछ फीचर्स हो सकते हैं जो हमारे और उनमें सिमिलर हो, बट अप्रॉक्स हम लोग उनके बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हैं। हम बहुत डिफरेंट है उनसे। अगर हमें पास में खड़ा कर दिया जाए तब भी हम यही कहेंगे कि हम तो बहुत डिफरेंट है इनसे, हम बिल्कुल भी सिमिलर नहीं लग रहे। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी आवाज या आपका फेस कट या आपका नेचर या आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हो सकता है कि अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं वो मैच करे। अदरवाइज हम हमारे पेरेंट्स के बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। अब ये बिल्कुल सिमिलर हम क्यों नहीं है? राइट, सबसे पहले हमने यही देखा ना, हर चीज में हम क्यों क्यों नहीं है ये काम। अगर ये काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? बिल्कुल नहीं। जब भी आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तब क्या लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। हम हमारे जैसे एग्जैक्ट कॉपीज बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इवन हम क्या, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने ही जैसे वो यंग वन को बर्थ जरूर देता है, बट उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होगा। हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होगा। और वो हमेशा वो चेंज क्यों होगा? बट जब हम बोल रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ फीचर्स जो है वो हमारे फादर के हैं, कुछ फीचर्स है जो हमारी मदर से है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो बना जायगोट, और जायगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बने हैं हम। तो जब हम बन रहे हैं तो हमारे अंदर आधे आधे फीचर्स है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा 100% हमें हमारी मदर से मिला है या हमारा 100% जो है हमारे फादर से मिला है। इट्स नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स जब हमें मदर से मिलता है तो हमें मिलता है एक्स एक्स क्रोमोसोम। सपोज ये हमारा मदर का है और अगर ये हमारे फादर का है तो वे 50% कैरेक्टर्स आएंगे यहाँ से, 50% कैरेक्टर आएंगे यहाँ से मदर और फादर से। तो 50-50% जब मैच होगा तो दोनों को कंबाइन करके क्या बन जाएगा? 100%। दैट इज वी आर 100% जो कि हम है। बट उस 100% के अंदर कैरेक्टर्स किस किस के हैं? कैरेक्टर्स किस किस के हैं? तो कैरेक्टर्स है हमारी मदर के और हमारे फादर के, दोनों का मिक्सअप है, दोनों का मिक्सचर है ये। अब ये दोनों का मिक्सचर क्यों है? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि डीएनए होता है कुछ, एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? तो उसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? उस न्यूक्लियस के अंदर होंगे क्रोमोसोम्स, और वही क्रोमोसोम्स जो है उसके अंदर होगा डीएनए, और डीएनए क्या करेगा? तो डीएनए बनाएगा एक प्रोटीन। हमारे मदर और फादर दोनों का डीएनए मैच होके, दोनों का डीएनए जो मिक्स होगा, जब फ्यूज करेंगे दोनों, तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे एक डिफरेंट टाइप का प्रोटीन। अब वो जो डिफरेंट टाइप का प्रोटीन होगा उसी से बनेंगे हम, हमारी बॉडी फॉर्म होगी उससे। तो जो वो डिफरेंट टाइप का अगर वो प्रोटीन है तो फिर ऑब्वियसली हम हमारे पेरेंट्स की तरह नजर नहीं आ सकते, हम कुछ कुछ उनसे डिफरेंट होंगे। चलिए, नाउ रिप्रोडक्शन एट इट्स बेसिक लेवल, सेल्यूलर प्रोडक्शन
इज इन्वॉल्व इन मेकिंग सिमिलर एंड डिसिमिलर बॉडीज। जहां पर आप बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेल्यूलर रिप्रोडक्शन है। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन क्यों है? बिकॉज ये हमारे सेल्स से होता है। हमने पढ़ा है सेल के अंदर ही सब कुछ है। सेल जो है उसी के अंदर क्या है, एक अगर ये हमारा सेल है तो इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? तो उसके अंदर है ये हमारे क्रोमोसोम्स, और यही क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, इसके ऊपर है डीएनए, जो हमारे इनहेरिटेंस में हमारी मदद करते हैं। वही डीएनए क्या करेगा, एक टाइम के बाद बनाएगा प्रोटीन, और उस प्रोटीन से बनेगी हमारी बॉडी। बट वो प्रोटीन जरा सा हमारे पेरेंट्स से चेंज होगा। और वो क्यों होगा? बिकॉज दोनों का डीएनए मिक्स किया है हमने। जो हमने आइसक्रीम देखी थी, बटर स्कॉच और चॉकलेट। चलिए, यहाँ पर है हमारे पास में एक सेल। सेल के अंदर क्या होता है बच्चों? तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए क्या कर रहा है? तो डीएनए क्या करता है, हमारे पेरेंट्स से हमारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आता है। इन्फॉर्मेशन लाइक कि हमें कुछ कैरेक्टर्स जो हमारी मदर से मिलने वाले हैं, या जो कुछ कैरेक्टर्स जो हमें हमारे फादर से मिलने वाले हैं, उन कैरेक्टर्स को लाने का काम कौन करेगा? उन कैरेक्टर्स को लाने का काम करेगा डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स के ऊपर होता है डीएनए। मतलब कि क्रोमोसोम्स ही हमें इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। वो डीएनए की फॉर्म में हमें इन्फॉर्मेशन देता है हमारे पेरेंट्स से लेकर। तो डीएनए का वैसे फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए क्या करते हैं? ये डीएनए करता है एक प्रोटीन फॉर्मेशन। डीएनए क्या करता है? एक प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। डीएनए बनाता है एक प्रोटीन, और जिस प्रोटीन से बाद में बन जाते हैं हम, बाद में बन जाता है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। कैसे बना? तो जो डीएनए था, डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए कंटिन्यूअसली कॉपी होगा, और उसके बाद ये क्या फॉर्म करेगा? वो फॉर्म करेगा एक प्रोटीन, और वो जो प्रोटीन है वो बनाएगा बॉडी। बट देयर इज अ डिफरेंस, एक चेंज है, थोड़ा सा एक ट्विस्ट है उसके अंदर, इस कहानी में। ट्विस्ट क्या है? तो ये जो डीएनए होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं हमारे अंदर, कुछ ना कुछ एरर कर देते हैं। वो एरर कैसे होगा? तो जो हमारे फादर और मदर से जो हमें 50-50% डीएनए मिले हैं, जो हमें 50-50% क्रोमोसोम्स मिले हैं, वो क्या करेंगे? जब दोनों का मिक्सअप होगा, दोनों का जब मिक्सचर हुआ, तो मिक्सचर होने से क्या बना? जाइगोट बना। बट उस जाइगोट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज है, बिकॉज जो डीएनए का प्रोटीन जो मदर से मिला था, और वो जो डीएनए का प्रोटीन जो फादर से मिला था, जब दोनों चीजें मैच होंगी, दोनों चीजें जब मिक्स होगी, तो जो मिक्सचर बनेगा उसके अंदर 100% जो डीएनए होगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे। कोई ना कोई उसमें एरर जरूर होगा बच्चों। अगर उसके अंदर एरर नहीं है, तो फिर हम हमारे पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाते हैं, बिल्कुल सिमिलर हो जाते हैं हम उनसे, और हम पहचान भी नहीं पाते कि मदर कौन है उनमें से, डॉटर कौन है, या सन कौन है, और फादर कौन है। बट ऐसा नहीं होता है, उनके डीएनए में कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है। तो वो जो एरर है, वो कंटिन्यूअसली हमें कहाँ ले जाते हैं? हमें ले जाते हैं वो इवोल्यूशन की तरफ। इवोल्यूशन मतलब आज हम जो है, जो मंकीज से सीधा यहाँ तक आए हैं, तो डायरेक्ट नहीं आ गए कि वन टाइम रिप्रोडक्शन हुआ और ओके, ये हमारा ह्यूमन बीइंग है जो ऑलरेडी एडवांस्ड है। वो एक टाइम में नहीं होता है, ये बहुत सारी जनरेशन टू जनरेशन जब ये रिप्रोडक्शन चलता रहता है, और ये जो एरर्स है, जब ये एरर्स इकट्ठे होते रहते हैं, बहुत सारे एरर्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर होता है इवोल्यूशन। मतलब कुछ वेरिएशन होता है, और वो वेरिएशन क्या करता है? वो वेरिएशन ये करता है कि हमें ले जाता है वो एक नई स्पीशीज की ओर, वो हमारी एक नई स्पीशीज को पैदा कर देता है। चलिए, डीएनए इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। एनी चेंज इन द इंफॉर्मेशन लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। अगर कोई भी चेंज होगा उस इंफॉर्मेशन के अंदर, तो एक डिफरेंट प्रोटीन बनेगा। और वो डिफरेंट प्रोटीन क्यों बनेगा? तो याद करो, हमारी जो चॉकलेट आइसक्रीम थी और जो बटर स्कॉच आइसक्रीम थी, जब हमने दोनों को मिक्स किया था, अगर एक ही बाउल है, सपोज मैंने यहाँ डाल दिया बटर स्कॉच, या मैंने डाल दिया चॉकलेट, अब जब ये दोनों जब मेल्ट होगा, मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? एक पूरा मिक्सचर बन जाएगा। किसका? बटर स्कॉच एंड चॉकलेट का। अब वो जो बटर स्कॉच और चॉकलेट आइसक्रीम थी, क्या उनका जो मिक्सचर है, ये बटर स्कॉच और चॉकलेट आइसक्रीम का ये जो मिक्सचर है, क्या ये पूरा का पूरा बटर स्कॉच जैसा लगेगा, या ये पूरा का पूरा क्या चॉकलेट जैसी आइसक्रीम लगेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या होगा? थोड़ा सा चेंज होगा। दोनों का टेस्ट, जब दोनों का फ्लेवर ऐसा मिक्स हो गया, तो ये दोनों का फ्लेवर मिक्स होकर क्या करेगा? ये एक नया फ्लेवर बनाएगा। तो वही नया फ्लेवर हम बनते हैं हमारे पेरेंट्स की वजह से। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स से जो डीएनए मिलता है और उनसे जो प्रोटीन बनता है, वो 50-50% होता है। दोनों का प्रोटीन डिफरेंट है, और जब डिफरेंट प्रोटीन्स जब मिलेंगे, तो एक नया प्रोटीन बनेगा जो बिल्कुल डिफरेंट होगा प्रीवियस वन से। तो हमारे पेरेंट्स तक हम बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हो पाएंगे, वो उसके अंदर कोई ना कोई एरर जरूर होगा, और वो जो एरर है वही क्या करता है? वेरिएशन की तरफ ले जाता है। तो व्हाट इज वेरिएशन? अब हम देख लेते हैं व्हाट इज वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या है आपका? वेरिएशन इज द चेंज इन द कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच हैज नॉट एग्जिस्टेड इन देयर पेरेंट्स। वेरिएशन एक ऐसा चेंज है, एक ऐसे कैरेक्टर्स है
जो हमारे पेरेंट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है, वो हमारे पेरेंट्स के अंदर वो चीज़ें बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है जो आज हमारे अंदर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आगे की जो स्पीशीज़ होती है, जैसे सपोज़ यहाँ आज की जनरेशन है और उसकी जब आगे की जनरेशन होगी, आफ्टर रिप्रोडक्शन जब आगे की जनरेशन पे आएँगे, तो उसमें जो चेंजेस होंगे वो एक पॉजिटिव वे में होंगे और वो थोड़ा-सा एडवांस्ड होंगे। इसका मतलब है कि बच्चे कुछ चीज़ों में अपने पेरेंट्स से थोड़ा-सा 2 कदम आगे होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम पेरेंट्स को बिल्कुल हम बोलना छोड़ दें कि नहीं हम आपसे आगे हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे पेरेंट्स से हम कुछ चीज़ों में आगे हैं, बट बाकी तो आगे हमेशा वही रहेंगे। बट जो डीएनए में जो चेंजेस है उसकी वजह से वेल डेवलप्ड है हम। तो हमारे आगे की जो जनरेशन होगी वो थोड़ा और डेवलप्ड होगी। वो ऐसा डेवलप्ड क्यों होगी? बिकॉज़ हमारे अंदर से जो प्रोटीन उनको मिलेगा, उस प्रोटीन में फिर कहीं न कहीं कोई ना कोई चेंज होगा, फिर कोई एरर होगा और हो सकता है कि धीरे-धीरे एक टाइम के बाद जो है हमारी स्पीशीज़ बिल्कुल चेंज हो जाए और वो इतना चेंज हो जाए कि वो ये बोले तो हम जानते ही नहीं इन लोगों को तो। पता नहीं ये कौन है? जैसे हम हमारे मंकीज़ आदिवासीज़ को बोलते हैं कि यार ये कैसे लोग हैं? कैसे रहते हैं ये? तो वो बिल्कुल डिफरेंट थे और आज हम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्यों है? बिकॉज़ ऑफ द वेरिएशन ओनली। बिकॉज़ वेरिएशन कैसे हुआ? चलिए जो हमारे सेल डिवाइड हो रहे थे, अब वो सेल डिवीजन से क्या होगा? कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन से क्या बनेगा? एक कॉपी बनेगी। अब ये कॉपी क्या है? डीएनए कॉपी क्या होती है? तो सपोज़ मेरे पास में कोई एक पेपर है और मैं क्या कर रही हूँ, मुझे उसको किसी और को भी देना है, राइट? मेरे पास एक पेपर है, मैंने क्या किया उस पेपर को मुझे किसी और को देना है तो मैं क्या करूँगी? मैं करवा दूँगी उसकी फोटोकॉपी। अब जब मैं उसकी फोटोकॉपी करवा रही हूँ, तो क्या वो फोटोकॉपी बिल्कुल मेरी ओरिजिनल कॉपी से सिमिलर होगी? कुछ चीज़ों में सिमिलर होगी, अदरवाइज़ आप उसको देखते ही बता दोगे कि ये ओरिजिनल पेपर है मैडम और ये है हमारा डुप्लीकेट पेपर, जो हमारी फोटोकॉपी की गई थी। और अगर हम उसी फोटोकॉपी का फिर अगर हम और फोटोकॉपी करते हैं, तो क्या होगा? उसके अंदर फिर एक चेंज होगा और आप देखते बता दोगे कि हाँ, ये जो है, ये लास्ट वाली फोटोकॉपी है और ओरिजिनल कॉपी डिफरेंट है और बाकी सारी क्या है? ये कॉपीज़ है। सो व्हाट वी आर आल्सो कॉपीज़। हम भी क्या है? ओनली कॉपीज़ है हमारे पेरेंट्स की। तो ये जो डीएनए कॉपी का सिस्टम है, ये क्या है? तो डीएनए एक हमारा सेल था, उसके अंदर जो डीएनए था, जब ये 2 सेल्स में कन्वर्ट होगा तो क्या हुआ? डीएनए फिर चेंज होगा। डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे। इनके अंदर फिर स्लाइट चेंजेस हुए। ये थोड़े-थोड़े स्लाइट चेंजेस हो गए इनके अंदर। अब जब ये चेंजेस हुए और ये आगे और फर्दर डिवीजन से चेंजेस होते जाएँगे, तो एक टाइम के बाद क्या होगा? एक टाइम के बाद होगा ये बच्चों कि हम चिंपैंजी से बन जाएँगे वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर मैन। वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर मैन बन जाएँगे। कैसे बन जाएँगे? जो थे पहले ये इस तरह से थे हम। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, कुछ सालों के बाद अगर देखा तो धीरे-धीरे जब स्पीशीज़ बनना शुरू हुई थी, तो सबसे पहले बने थे ये भाई साहब। ये जो है, ये कौन है? ये चिंपैंजीज़ है ये। चिंपैंजी है, अदरवाइज़ हम बोल सकते हैं मंकी की प्रजाति है एक ये। अब जो ये मंकी की प्रजाति है, क्या हुआ धीरे-धीरे जब उसके अंदर चेंजेस हुए, जब इनका रिप्रोडक्शन होते हर टाइम क्या हुआ? कुछ ना कुछ एरर रहा उस डीएनए में और जब वो एरर सारे इकट्ठा होते चले गए, तो जब इकट्ठा हुए तो क्या हुआ? धीरे-धीरे जो थे वो पर्सन वो बन गए, आदिवासी तक आ गए एक टाइम के बाद में। और जब वो आदिवासी, फिर उनका रिप्रोडक्शन हुआ, फिर उनसे रिप्रोडक्शन हुआ, फिर उनसे रिप्रोडक्शन हुआ, तो ऐसे जब हज़ारों, लाखों रिप्रोडक्शंस के बाद में जो जनरेशन आई है, जो प्रोजेनी बनी है, वो प्रोजेनी कौन है? वो प्रोजेनी है ये फ्यूचर मैन। वो प्रोजेनी अभी कौन है? वो है फ्यूचर मैन। मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक का जो सफ़र है, ये हमने कुछ टाइम में नहीं किया है कंप्लीट। ये हमने 2 साल, 4 साल, 10 साल में नहीं कवर किया है। ये सारा किसमें से कैसे हुआ है? ये लाखों करोड़ों साल पहले से चल रहा है कंटिन्यूअस, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। ये क्या है? हमारा वेरिएशन ही तो है, ये चेंजेस ही तो है। वेरिएशन हमेशा बेटा वो चेंजेस होते हैं जो हमारी पहली की जो जनरेशन है, मतलब जो हमारे पेरेंट्स है, वो उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो चेंजेस उनके अंदर बिल्कुल नहीं हो सकते। तो दीज आर द वेरिएशंस। अब ये जो चिंपैंजीज है, इसके अंदर क्या ऐसा कुछ था पहले कि वो जाके कंप्यूटर पे काम करेगा? बिल्कुल नहीं। आज हम बचपन से ही हम खेल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम लिखते हैं, हमें खाना खाना भी सिखाया जाता है, हमें सारा काम करना सिखाया जाता है। बट क्या इनको ये सब आता था? क्या इनको गेम खेलना आता था? आपका वो पबजी और जो गेम खेलते हो, क्या वो गेम इनको खेलने आते थे? बिल्कुल नहीं आते थे इनको खेलने। ना इनको पता था कि पढ़ाई करनी पड़ती है, राइट? इनको ये सब नहीं पता था। बट एक टाइम के बाद जब चेंजेस हुए इनकी बॉडी के अंदर, जब वो जो डीएनए जो थे वो कॉपी हो रहे थे, तो कॉपी होते-होते क्या हुआ बच्चों? उसके अंदर, उनके अंदर हुए कुछ चेंजेस। अब वो जो चेंजेस थे वो कहाँ ले गए इनको? तो वो ले गए इनको इवोल्यूशन की ओर, जिससे कि वेरिएशंस जो थे इकट्ठा होते क्या हो गया? एक तरह की बिल्कुल नई स्पीशीज ही बन गई इनसे। एक तरह से देखा जाए तो क्या है ये? इज अ काइंड ऑफ न्यू स्पीशीज। इट्स अ काइंड ऑफ न्यू स्पीशीज कि हम पहले ऐसे थे, फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ? हमारी जो कमर थी वो बिल्कुल थोड़ा सीधी होने लग गई, फिर एक टाइम के बाद थोड़ा और सीधी हुई, उसके बाद हम पूरे ऐसे बन गए, आदिवासी बन गए, जिसको जानवरों को हम मार मार के खाने लगे।
खेती करना हमने शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, लास्ट तक आते आते आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंसान ऐसा है जो कंप्यूटर पे काम करता है, जिसको बचपन से सारा काम करना आता है, जो हमारे पेरेंट्स को भी नहीं आता है वो वाला काम भी आज वो कर लेते हैं। और हम लोग बचपन से ही खेलना कूदना पढ़ना लिखना ये सब सीखना शुरू कर देते हैं, बोलना भी अच्छे से आता है हमें, जबकि इस जनरेशन तक भी हमें अच्छे से बोलना बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था हमें अच्छे से बोलना। हम किसका यूज करते थे, साइंस का यूज करते थे पहले। कुछ साइन ऐसे बना रखे थे जिससे कि उनको पता चले एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में, या एक दूसरे का जो कोई काम हो तो वो इजीली बात कर पाते थे बिकॉज ऑफ साइंस। बट उनको लैंग्वेजेस नहीं पता थी, उनको नहीं पता था कि कंप्यूटर जैसा कुछ हो सकता है क्या, उनको ये नहीं पता था कि हवाई जहाज की तरह हम कहीं और, हवाई जहाज से हम कहीं और जा सकते हैं क्या, उनको ये नहीं पता था कि इस तरह की गाड़ियां भी बन सकती है क्या। बट क्या हुआ बच्चों, जब धीरे धीरे जब रिप्रोडक्शन होता गया, तो जो हर बार रिप्रोडक्शन के टाइम जो चेंजेस हो रहे थे, जो छोटे छोटे स्लाइड चेंजेस थे, जो वेरिएशंस थे, वो एक टाइम के बाद इकट्ठा होते क्या हो गया, एक डेवलप्ड मैन बन गया, जो कि आज हम हैं। और हो सकता है कि एक टाइम के बाद हजारों लाखों सालों बाद जब हमारा रिप्रोडक्शन कंटिन्यूअसली होता रहेगा, तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद जो है हमारी स्पीशीज फिर एक बार नई चेंज हो जाए और कुछ और नया निकल के आए। दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। आई होप कि वेरिएशन आपको समझ में आया होगा। सो अब मुझे इसका आंसर दे दो, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके एग्जाम में आता है तो हमारी बॉडी जो है सेम कॉपी बिल्कुल नहीं बनाती है, हम एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म नहीं बनाते हैं। और वो क्यों नहीं बनाते? बिकॉज ऑफ द डीएनए कॉपीइंग, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए के अंदर एवरी टाइम जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। सो कंप्लीट एक्यूरेसी इन डीएनए कॉपीइंग लीड्स टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल सेल, बट एनी एरर इन डुप्लीकेशन कैन लीड टू डिसिमिलर और वेरिएशन। बट क्या ये पॉसिबल है कि एक्यूरेट कंप्लीटली एक्यूरेसी हो डीएनए कॉपीइंग के बाद में? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल कि डीएनए एग्जैक्ट कॉपी करेगा। डीएनए कभी भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई चेंजेस हमेशा जरूर होगा। चाहे कोई भी डीएनए है, जब वो रेप्लिकेट हो रहा है, जब वो कॉपी हो रहा है, या जब वो डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहा है, तो उनके अंदर कोई ना कोई चेंज जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसा एरर जरूर होगा उसके अंदर। तो वो जो सारे एरर्स मिलेंगे, तो एरर्स मिलके क्या करेंगे, वो करेंगे वेरिएशन, कुछ चेंजेस आ जाएंगे उनके अंदर। तो वो चेंजेस क्या होते हैं? तो वो चेंजेस जैसे आज हम हैं, चिंपैंजी से अब तक का जो सफर हमने तय किया वो हमने कैसे किया है? चेंजेस की वजह से किया है। द इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फॉर्म द बेसिस फॉर इवोल्यूशन, ऑब्वियसली। चलिए, नाउ इट इज अ सेल, ये क्या कर रहा है? ये डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, डीएनए कॉपी हो रहा है, डीएनए कॉपीइंग हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? डीएनए कॉपीइंग हो रहा है। इट इज द मदर सेल। क्या है ये एक है मदर सेल, पेरेंट सेल, मदर सेल हम बोल सकते हैं इसको, या पेरेंट सेल बोल सकते हो। तो ये क्या है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। अब यहाँ देखो ये क्या था, ये जो सेल है इसके अंदर ये इस तरह से बना हुआ है, और जब ये सेकेंड टाइम पे आ जाओ, जो ये वाला है, ये क्या कर रहा है? इसके अंदर एक्स बन रहा है। अब ये एक्स क्यों बना? और उसके बाद वाले में देखो ये एक्स दोनों यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, और उसके बाद ये अलग अलग हो गए फिर से, और फिर ये दो डॉटर सेल्स उन्होंने बना दी। तो ये सब क्या है? तो ये क्या हो रहा है बेटा? ये सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन क्या होता है? तो सेल डिवीजन का मतलब है डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए कॉपी होगा। अब डीएनए कॉपी कैसे हुआ? तो इनके पास क्या थे? ये क्रोमोसोम्स थे। ये जो है ये क्या थे? क्रोमोसोम्स थे। अब इन क्रोमोसोम्स ने क्या किया बच्चों? डीएनए रेप्लिकेट किया, अपना डीएनए का कॉपी बनाई एक, और उनको ज्वाइन कर दिया। और कॉपी बनाने के बाद ये एक्स में कन्वर्ट हो गए, राइट? डीएनए की कॉपी हुई, कॉपी होते ही इस तरह से कन्वर्ट हो गए। फिर क्या होगा? धीरे धीरे डिवाइड हो जाएंगे, और डिवाइड होते ही क्या बना देंगे? 2 डॉटर सेल्स बना देंगे। सन सेल बिल्कुल नहीं बनाएंगे, डॉटर सेल्स बनाएंगे। तो ये क्या बना देते हैं? 2, ये बना देते हैं 2 डॉटर सेल्स। मतलब सिंगल सेल था, उससे 2 डॉटर सेल्स बनी। अगर सेल डिवीजन नहीं होता है ना बच्चों, कंटिन्यूअसली अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, तो हो सकता है कि आज भी हम मर जाए। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स है जो एक दिन के अंदर डेड हो जाते हैं, बट फिर वो रिप्लेस होते हैं किससे? न्यू डॉटर सेल से। तो इसलिए हमें पता भी नहीं चलता। अगर सेल डिवीजन नहीं होता है टाइमली या रेगुलरली बेसिस पे, अगर हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा बच्चों, तो हो सकता है कि हम एक दिन मर जाए। हमारी जो सारी बॉडी है, ये जो जितने भी सेल्स है ना, ये सब खत्म होकर मर जाएंगे। तो इसकी वजह से हम भी मर जाएंगे। इसीलिए सेल डिवीजन होना इज कंपलसरी, कि एनी टाइम आपका सेल डिवीजन होता रहता है। और सेल डिवीजन का मतलब क्या हुआ? ऑलवेज डीएनए कॉपिंग और डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए कॉपिंग एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन से क्या होता है? उससे होता है वेरिएशन, मतलब कुछ चेंजेस होते हैं। तो हम चिंपैंजी से बन जाते हैं एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। और उसके अलावा वेरिएशन, व्हाई वेरिएशन इंपॉर्टेंट? अगेन सेम थिंग, व्हाई, क्यों है इंपॉर्टेंट ये? भाई जब ऑलरेडी रिप्रोडक्शन से अगर हम आइडेंटिकल बना सकते हैं, हम आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म अगर बन सकता है, तो फिर वेरिएशन क्यों?
तो वेरिएशन सिर्फ इसलिए है बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, ऑलवेज हम लोग एक मिक्सचर ले रहे हैं। जैसे ही आप मिक्सचर लेते हो, डीएनए का जब मिक्सचर ले रहे हो आप मेल और फीमेल से, तो जो मिक्सचर होगा उसके अंदर कोई ना कोई चेंज जरूर होगा, कोई नया प्रोटीन बनेगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक नई प्रोजीनी बनेगी जिसके अंदर स्लाइट चेंजेस है, और वो वैसे चेंज है, वो एडवांस थिंग है जो उसके पेरेंट्स में बिल्कुल भी नहीं है। नाउ व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट था, सेम वैसे ही नाउ वेरिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो वेरिएशन क्या करता है बच्चों, जब वेरिएशन अगर नहीं होगा तो आप हर चीज के लिए एडप्ट नहीं हो पाएंगे। आपने कई बार अपने पेरेंट्स से सुना भी होगा, कई बार हमारे पेरेंट्स बोल देते हैं कि हम जब छोटे थे तो हमारे यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, हम जब छोटे थे यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, उस टाइम पे टेम्परेचर इतना जाता ही नहीं था, थोड़ा सा होता था बट इतना हाई नहीं होता था, और बारिश भी टाइम टू टाइम हो जाती थी बट अब नहीं होती है। तो ये जो वेदर में भी जो चेंजेस हो रहे हैं, जो क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं, उसके लिए भी हमें एडेप्ट होना ज़रूरी है। हमें उसके लिए एडेप्ट होना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमें उसके लिए एडेप्ट होना पड़ेगा। अगर हम उस चीज़ के लिए एडेप्ट नहीं होते हैं तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद हम भी मर जाएं और हमारे आगे की जनरेशन वैसे ही वहाँ पे स्टॉप हो जाए, खत्म हो जाए। इसीलिए क्या होता है बच्चों, जो एडेप्टेशन होता है वो भी किसकी वजह से होगा, तो वो होगा वेरिएशन की वजह से। क्योंकि हमारी बॉडी जब कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन कर रही है तो जिस चीज़ की उसको रिक्वायरमेंट है, जो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप ही बॉडी के अंदर चेंजेस कर लेंगे। अब वो चेंजेस कैसे करेंगे, तो एक बार ये देखो, ये क्या है, दिस इज जिराफ। ये क्या है, एक जिराफ है। अब ये जिराफ जो है, यहाँ देखो इसकी गर्दन बहुत छोटी सी है। फर्स्ट जो जिराफ है उसकी गर्दन देखो बहुत छोटी सी गर्दन है। अब ये अगर इसकी छोटी सी गर्दन है और यहाँ इसके पास में क्या है, यहाँ इसके पास में है पत्तियां, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां, यहाँ पर है फूल पत्तियां। अब इसको ये खाना है, जब इसको ये खाना है तो इसकी गर्दन तो ये पहुंच ही नहीं, इसकी गर्दन तो सिर्फ इतनी सी यहाँ तक की आई है, इसके आगे जा ही नहीं रही है। जब इसके आगे नहीं जा पाएगी बच्चों तो ये अपना खाना नहीं खा पाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे। तो एक टाइम का हो सकता है कि ऐसा हो कि बहुत सारे जिराफ थे, एक किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे जिराफ थे, सबको सेम इशू था कि भाई गर्दन इतनी सी थी, फूल पत्ती यहाँ ऊपर थी खाने के लिए, तो वो उसको खा नहीं पाते थे, राइट, वो उसको नहीं खा पाते थे। तो क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे झुक झुक के उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो उनकी गर्दन थी उसके अंदर इस तरह से सेल डिवीजन हो रहा था कंटिन्यूअसली, तो ये जो उनकी गर्दन है वो क्या हुआ, एक तरह से लंबी होती चली गई एक टाइम तक। कुछ जिनकी गर्दन लंबी नहीं हुई वो क्या हुए, वो सर्वाइव नहीं कर पाए और वो मर गए। बट हो सकता है उसमें से 2, 4, 5 ऐसे भी जिराफ्स हो जिन्होंने क्या किया, खींच के जब उसकी तरफ बढ़ने के लिए, मतलब उस पेड़ तक पहुंचने के लिए इन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन को इस तरह से ऊपर की तरफ मूव किया। जब इन्होंने कंटिन्यूस ऊपर की तरफ मूव किया तो हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो थी उनकी गर्दन जो है वो एक तरह से लंबी होती चली गई। अब ये एकदम से कैसे लंबी हो गई, भाई हम तो लंबे नहीं होते इतने लंबे, तो फिर ये कैसे हो गई? तो आपको पता होगा कि जो ग्रोइंग स्टेज होती है हमारी, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जो हम 8 to 15 ईयर्स की एज के बीच में होते हैं, तो हमें बोला जाता है कि द चाइल्ड इज इन ग्रोइंग पीरियड। मतलब वो जो चाइल्ड है, वो जो बच्चा है, वो क्या है, किस में है, वो ग्रोइंग पीरियड में है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा, अभी उसके पास टाइम है ग्रो होने के लिए। तो हमें कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती है, या स्कूल में भी कई बार हमें एक्सरसाइज करवाई जाती है कि इससे क्या होगा, आपकी हाइट बढ़ेगी। तो वो हाइट बढ़ना है, जैसे अगर हम नहीं कर रहे एक्सरसाइज तो क्या हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी? बट इससे फर्क पड़ता है, जब आप एक्सरसाइजेस करते हो तो आपकी हाइट जो हो सकता है कि जितनी उसकी बढ़ना था उससे हो सकता है थोड़ी एक्स्ट्रा ही बढ़े। तो यही सेम चीज यहाँ है। इन्होंने क्या किया, जिराफ ने, जो कुछ जिराफ थे, 2-4 जिराफ ऐसे भी थे, इतने सारे जिराफ में से कुछ जिराफ ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन जो थी उसको ऊंचा कर करके क्या करा, एक टाइम के बाद वो वहां तक पहुंच भी गए और धीरे धीरे जो थी उनकी गर्दन ऊपर भी होती चली गई। जब गर्दन लंबी हो गई तो उस जिराफ ने क्या किया, उस जिराफ ने भी किया होगा रिप्रोडक्शन। तो उसके रिप्रोडक्शन से क्या हुआ, जो नई प्रोजिनी बनी, उस नई प्रोजिनी के अंदर ये चीज ऑलरेडी प्रेजेंट थी। ये प्रेजेंट क्यों थी? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो उनके जो डीएनए थे, उन डीएनए ने क्या किया, अपने अंदर कुछ चेंजेस किए, और चेंजेस करने के बाद जिराफ की गर्दन जो थी वो नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ी सी ऊंची ही आई थी। तो इतनी ऊंची थी, एम्पल था उनके लिए कि ये जो फूल पत्ती है वहां तक ही बहुत इजीली इसकी गर्दन जो है, आप देखो इसकी गर्दन यहाँ बहुत अच्छे से पहुंच पा रही है। वो इसलिए पहुंच पा रही है बिकॉज वो एडेप्टेशन मिला उनको। वो भी क्यों हुआ, वो वेरिएशन की वजह से, वो वेरिएशन की वजह से हुआ। डीएनए कॉपिंग के टाइम, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम जो चेंजेस हो रहे थे ये उसकी वजह से हुआ। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीचेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। व्हाट इज नीचेस? नीचेस क्या है? इकोसिस्टम क्या होता है? तो जैसे कि हम सबका एक घर होता है, सेम वैसे ही सारे ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं वो क्या है, उनका नीचेस है, या फिर उनका वो इकोसिस्टम है, वो उनका क्या है, वो घर है। वो घर उनको क्यों चाहिए?
यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म वेल डिफाइंड प्लेसेस को ऑक्यूपाई करते हैं और वहीं अपना आराम से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है। द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपीइंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स। जो डीएनए कॉपीइंग का जो ये प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ये क्यों जरूरी है, इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स। हमारी बॉडी की जो डिजाइन है, हमारी बॉडी के जो डिजाइन का जो फीचर है, जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है, उन सबको मेंटेन करने के लिए भी क्या जरूरी है, डीएनए कॉपीइंग इज रिक्वायर्ड। अभी बताया था बच्चों की डीएनए कॉपी अगर नहीं होगा, कंटिन्यूअसली अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद हमारे हाथ पैर सब खराब होने लग जाए या हम एक टाइम के बाद मर भी जाएंगे। बट जब डीएनए कॉपीइंग कंटिन्यू हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो डेड सेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो जाते हैं और उनकी जगह कौन ले लेता है, तो उनकी जगह जो न्यू डॉटर सेल्स होती है वो ले लेती है। इट अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू यूज देयर पर्टिकुलर नीचे, ये उसको अलाउ करता है कि उस पर्टिकुलर नीचे को यूज कर सकती है। अब ये क्या था, अब ये है एक तरह से बोला जाए तो एडेप्टेशन। व्हाट इज एडेप्टेशन, तो हमने अभी पढ़ा था। सपोज हमारे एक जो कपल है, हो सकता है कि हमारे जो मदर है वो साउथ से हो और हमारे जो फादर है वो नॉर्थ साइड से हो। तो नॉर्थ में पड़ती है सर्दी और साउथ में होती है गर्मी। तो जब हम पैदा होंगे, जब हमारा जन्म होगा, तो हमारे अंदर हमारे फादर के भी कैरेक्टर्स है, हमारे अंदर हमारे मदर के भी कुछ कैरेक्टर्स है, कुछ फीचर्स है। तो हो सकता है कि हमारी बॉडी जो है वो उसके लिए अडेप्ट हो सके, कि हमारी बॉडी वहाँ नॉर्थ में भी इजीली रह पाएगी, हमारी बॉडी वहाँ साउथ में भी इजीली रह पाएगी। हो सकता है हमारे पेरेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट इट इज पॉसिबल कि जब हमारा फॉर्मेशन होगा, जब हम बनेंगे, तो जो डीएनए जो चेंजेस हुए थे, जो डीएनए हमारे मदर फादर से आया था और दोनों के मिक्सअप से हम बने थे, मिक्सचर से हम बने थे, तो उस मिक्सचर के अंदर ऐसा कुछ होगा, उस सेल के अंदर ऐसा कुछ होगा कि वो बहुत इजीली अडॉप्ट कर लेगा हर चीज को। तो वो साउथ में भी इजीली सर्वाइव करेगा और हो सकता है कि हम जो है नॉर्थ में भी इजीली सर्वाइव कर जाए। क्यों? बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन और बिकॉज ऑफ वेरिएशन। डीएनए कॉपी के टाइम जो एरर होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। चलिए, वेरिएशन हेल्प्स इन द एडेप्टेशन टू पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड गिव देम द चांस ऑफ सर्वाइवल। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम जो है अगर उस चीज को लिए अडेप्ट नहीं हो पाते हैं तो हम मर भी जाएंगे। अगर हम किसी चीज के लिए अडेप्ट नहीं हो पाते हैं, सपोज हमें अचानक से, अगर हम ऐसे किसी एनवायरनमेंट में बैठे हैं कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है और अगर हमें वहां से ले जाके डायरेक्ट अगर बर्फ वाली जगह पे छोड़ दिया जाए, तो हो सकता है कि हम बीमार पड़ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी उस चीज के लिए अडेप्ट नहीं हो पाती है, तो हो सकता है वो वहां पे मर भी जाए। बट अगर आपकी बॉडी वहां के लिए अडेप्ट हो जाती है तो क्या होगा बच्चों, एक टाइम के बाद आप वहां पर सर्वाइव करने लग जाओगे और आपकी जो नई प्रोजीनी बनेगी, जो आपके रिप्रोडक्शन से जो नई प्रोजीनी आएगी, उसके अंदर वो एडेप्टेशन होगा, वो वहां पर क्या होगा, बहुत इजीली सर्वाइव कर लेगी वहां पर। अब वो इजीली सर्वाइव क्यों कर लेगी? बिकॉज उस प्रोजीनी के अंदर क्या है, हमारे वो कैरेक्टर्स है या वो डीएनए है या वो प्रोटीन है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रही है। एंड वन मोर थिंग कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे ज्यादा एडेप्टेबिलिटी पावर हमारे अंदर होती है, एडेप्टेशन की पावर हमारे अंदर ज्यादा होती है जो मल्टी सेल्युलर होते हैं, बिकॉज उनके पास तो सिर्फ एक सिंगल सेल है, जब सारा वर्क उस सिंगल सेल के अंदर हो रहा है। और अगर सपोज वही सेल अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाया, वो एडेप्ट नहीं हो पाया, तो फिर तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। बट जैसे हमारी बॉडी है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो हो सकता है कि हमारे कुछ सेल्स अगर उस चीज के लिए नहीं अडेप्ट कर पाए, बट मोस्ट ऑफ द सेल्स जो है वो हमारे अडेप्ट कर लेंगे उस चीज को, और जैसे ही वो अडेप्ट करेंगे तो हमारी बॉडी जो है वो उस चीज के लिए अडेप्ट हो जाएगी, उस एनवायरनमेंट के लिए अडेप्ट हो जाएगी। चलिए, नेक्स्ट, वेरिएशन क्या प्रोवाइड करता है हमें? तो वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन। वेरिएशन क्या कर रहा है? पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी देता है, मतलब वो इंश्योर करता है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, वो बीच में कहीं नहीं रुकने वाली है। और वो क्यों नहीं रुकने वाली है? बिकॉज जब वेरिएशन हो रहा है तो हमारी बॉडी हर चीज के लिए अडेप्टेड है। जो क्लाइमेट में चेंजेस होते रहते हैं कंटिन्यूअसली, अर्थ के क्लाइमेट में कहीं ना कहीं चेंजेस होते रहते हैं, और वो जो चेंजेस है उनके लिए अगर हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं होती है तो हो सकता है कि हमारी स्पीशीज भी, मतलब जो ह्यूमन जनरेशन है वो ह्यूमंस भी खत्म हो जाए। बट ह्यूमन बॉडी या जो अदर एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी क्या करती है, उस एनवायरनमेंट के लिए ऑलरेडी अडेप्टेड होती है। मतलब जैसे जैसे उसमें एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में भी चेंजेस होंगे और एक टाइम के बाद जो है वो वहां पर सर्वाइव करने लग जाएगी। तो वेरिएशन से क्या होगा, वेरिएशन ये इंश्योर करती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगी, हमारी पॉपुलेशन जो है वो खत्म नहीं होगी। एक टाइम के बाद जब हमारे बॉडी के अंदर अगर एडेप्टेशन नहीं होते हैं तो हो सकता है कि हमारी बॉडी जो है वो उसके लिए अगर एडेप्ट नहीं हो पाई तो सेल जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे और एक टाइम के बाद जो है ह्यूमन स्पीशीज भी खत्म हो सकती है। बट ऐसा नहीं होता है, क्लाइमेट में इतना चेंज होने के बाद में भी हमारी बॉडी जो है वो अभी भी सही है। बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स है जो अभी भी जिंदा है, मरे नहीं है सारे। क्यों नहीं मर रहे? एनिमल्स पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है? बिकॉज उनके अंदर, उनके सेल्स के अंदर जब सेल जो है डिवाइड होता है या जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है,
तो उस डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम क्या होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसे एरर्स होंगे या ऐसे चेंजेस होंगे जो वेरिएशंस होंगे और वो उस चीज़ के लिए अडेप्ट कर देंगे, राइट। तो हमारे जो वेरिएशंस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वेरिएशन से क्या हो सकता है, हमारी बॉडी हर चीज़ पे अडेप्ट भी करेगी, हम हमारे पेरेंट्स से थोड़ा सा एडवांस भी होंगे, हमारी जो आगे की प्रोजेनी है वो भी थोड़ी सी एडवांस होगी। सो वेरिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। व्हाट इज इट नाउ, दिस इज द process of cell division. There are two types of cell division, that is mitosis and meiosis. हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, हम सेल डिवीजन कर रहे हैं, हम डीएनए रेप्लिकेट कर रहे हैं, डीएनए को कॉपी कर रहे हैं। तो जब डीएनए को कॉपी कर रहे हो, देयर आर टू मेथड्स, फर्स्ट वन इज माइटोसिस, सेकंड वन इज मेयोसिस। व्हाट इज माइटोसिस एंड व्हाट इज मेयोसिस? तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि जो माइटोसिस होता है उसके अंदर क्या हुआ, जब ये डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो डीएनए रेप्लिकेशन से क्या बनेगा, टू डॉटर सेल्स बनेगी। जब ये डीएनए रेप्लिकेट हुआ और जब ये सेल डिवीजन हुआ तो सेल डिवीजन से क्या बना, टू डॉटर सेल्स बनी। मतलब माइटोसिस से क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम टू डॉटर सेल्स बन रही है। एंड सी मेयोसिस में क्या हुआ, मेयोसिस में क्या होगा, जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो यहाँ पहले ये टू सेल्स बनी और ये फिर से डिवाइड होगी, यही दो डॉटर सेल्स है, ये दोनों फिर से डिवाइड होगी और कितनी सेल्स बनाएगी, ये बनाएगी 4 सेल्स, 1 2 3 एंड 4, ये बनाएंगे 4 सेल्स। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि माइटोसिस से क्या होता है, एक से बनते हैं 2, मेयोसिस से क्या होता है, एक से बनती है 4 सेल्स। माइटोसिस और मेयोसिस में क्या डिफरेंस है, तो माइटोसिस में बनता है 1 से 2 सेल्स बनती है, मेयोसिस में बनती है 1 से 4 सेल्स बनती है। मतलब जहाँ अमीबा होता है, अमीबा के अंदर कौन सा होगा, माइटोसिस होगा। मेयोसिस ओनली हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर होता है। अदरवाइज जो माइटोसिस है वो हमारे भी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है उनके अंदर माइटोसिस ही होता है, जितने ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी माइटोसिस होगा। जो ओनली हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर मेयोसिस होगा। तो क्या वो क्या करेंगी, एक से बनाएंगी 4 सेल्स। बट अभी हम क्या देख रहे हैं, माइटोसिस है, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि माइटोसिस में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे वो एक से बनाती है 2 सेल्स और मेयोसिस में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान वो बनाएगी 1 से 4 सेल्स। चलिए, सो वेरिएशन का एक और पॉइंट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम एडेप्टेशन की बात कर रहे थे, जो एडेप्टेशन की हम बात कर रहे थे, ये हमने सेल डिवीजन अभी क्यों देखा है, क्योंकि इसमें अभी हम ये काम में लेंगे। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन ही तो करेंगे, तभी तो वो अपने प्रोजेनी बनाएंगे आगे। तो जो वेरिएशन है इसका एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखो, दैट इज थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। व्हाट इज थर्मोफिलिक बैक्टीरिया? तो एक बैक्टीरिया है जो टेम्परेट जोन में रहता है, जो टेम्परेट जोन में है, हो सकता एक टाइम के बाद उस जो जगह का टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो गया। अब जब वो इंक्रीज हुआ, जब वो इंक्रीज हो रहा है तो ये जो बैक्टीरियाज होंगे, जो यहाँ पर बैक्टीरियाज रह रहे होंगे, वो हो सकता है कि उस चीज के लिए अडेप्ट नहीं कर पाए। हमने अभी बोला सारे सेल्स उस चीज के लिए अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, बट हाँ कुछ सेल्स जो होते हैं वो अडेप्ट हो जाते हैं, उसी की वजह से बाकी सब भी हो जाएगा। तो जो बैक्टीरिया होता है वो तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जब अगर वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होगा बच्चों, तो कुछ जो सेल्स थे अगर टेम्परेचर बढ़ा तो हो सकता है कि वो उस चीज के लिए अडेप्ट नहीं कर पाए और वो जो बैक्टीरिया थे वो मर भी गए। बट इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनके सेल के अंदर वो डीएनए जो है वो चेंजेस कर देगा, कुछ ऐसे चेंज करेगा, कुछ ऐसा वेरिएशन होगा या कुछ ऐसा एरर होगा जिसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है या यहाँ पर बहुत इजीली ये सर्वाइव कर लेंगे और यहाँ पर ये रह जाएंगे। और जब वही बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेंगे और वही बैक्टीरिया माइटोसिस के थ्रू जब 2 डॉटर सेल्स बनाएंगे तो ये 2 डॉटर सेल्स जो होंगी वो उस चीज के लिए अडेप्टेड होंगी, वो इस टेम्परेचर के लिए अडेप्टेड होंगी और इस टेम्परेट जोन के लिए अडेप्टेड होंगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद में भी कुछ सेल्स ऐसे होंगे, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये जो सर्वाइवल वाला पार्ट था कि सर्वाइव कर पाएंगे, तो ये क्या है, ये एडेप्टेशन ही तो है। जो एडेप्ट हो पाई वो भी जिंदा है और जो एडेप्ट नहीं हो पाए वो मर जाएंगे। जो एडेप्ट नहीं हो पाएंगे उस चीज के लिए, जिनकी बॉडी उस चीज के लिए वो डीएनए में चेंजेस नहीं हो पाएगा, तो वो जो है वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। बट जिन बैक्टीरियाज के अंदर उन डीएनए में चेंजेस हो गया, उसके अंदर वेरिएशंस हो गए, उस डीएनए के अंदर कुछ एरर हुआ, तो हो सकता है कि वो वहां पर सर्वाइव कर ले और उसकी जो प्रोजेनी होगी वो वहां पर बहुत इजीली सर्वाइव कर लेगी। हो सकता है कि एक टाइम के बाद जो ये पेरेंट सेल है ये तो मर जाएगा, बट जो प्रोजेनी है, नई प्रोजेनी जो है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगी, उसको उस टेम्परेचर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी प्रॉब्लम? बिकॉज डीएनए में वो चेंजेस हो चुके हैं ऑलरेडी जो इस चीज के लिए इनको अडेप्ट करते हैं। चलिए, आई होप आपको वेरिएशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं बनाता।
क्यों नहीं बनाता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है बच्चों, जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन के अंदर कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है, हमेशा कुछ ना कुछ एरर होगा। दैट इज वाई वो बिल्कुल भी हम सिमिलर नहीं होते हैं हमारे पेरेंट्स से। हम पेरेंट्स से कुछ चीजों में सिमिलर है, अदरवाइज हम उनसे डिफरेंट है, हम उनसे सेपरेटेड है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो डिफरेंट है हमारे अंदर, और धीरे धीरे जो हो सकता है कि एक टाइम के बाद जो हमारे प्रोजेनीज जो बनेगी कंटिन्यूअसली होगी, हजारों लाखों सालों के बाद हो सकता है कि एक नई स्पीशीज बन जाए और वो हमें हमारे लिए वो ये बोले कि हम इनको नहीं जानते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब आप इन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा और इस वेरिएशन को फिर से एक बार देखिएगा। नहीं समझ आता है तो फिर बताइएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।